नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी ने क्या देश को फंसा दिया है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सोनिया गांधी सवाल खड़े कर रही हैं खामनेई की मौत पर। जो मोदी जी की चुप्पी है उसको लेकर, सरकार का जो रुख ईरान को लेकर है उसको लेकर, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के पक्ष में हम बातें कर रहे हैं या फिर उनके सीधे संपर्क में हैं, इसको लेकर। तो ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपको भी और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए मंगल कामनाएं करते हैं, आपके दर्शकों के लिए भी, और सबके लिए होली शुभ हो। और जो संकट दुनिया पे चल रहा है उससे हम भी कम से कम प्रभावित हों, ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, तेल महंगा होगा, और तेल महंगा होगा तो खाद्य पदार्थ और बाकी चीजें महंगी होंगी। ये जल्द से जल्द शांति हो, इसकी भी हम कामना करते हैं। जी जी सर, सोनिया गांधी को लग रहा है कि खामनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी जो है वो गलत थी, उस पर वो हैरानी जता रही है। आपको भी हैरानी हो रही है क्या कि मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा? एक जो सुप्रीम लीडर था एक देश का, वो इस तरह से हमले में मारा गया। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, सोनिया गांधी जी का सवाल पूछना वाजिब है, सवाल पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी भारत आते हैं और 48 घंटे पूरे भी नहीं होते युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि क्या वो अपनी सहमति देने इजराइल को गए थे? और उसके बाद इराक के इतने बड़े नेता की मौत हो जाती है उस पे, और हम निंदा करें नहीं करें क्या करें, एक सांत्वना का ट्वीट तो आना ही चाहिए। क्योंकि भारत की रणनीति, विदेश नीति हमेशा ये रही है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम किसी के साथ नहीं है, और हम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हम कभी ये मतलब अच्छा नहीं मानते इस बात को कि किसी के साथ कोई अन्याय हो। तो इसलिए हम किसके साथ हैं, कैसे हैं, किन शर्तों पे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अधिकार है कि वो अपनी विदेश नीति, रणनीति बदल सकते हैं। हम अगर अपनी विदेश नीति, रणनीति बदल रहे हैं, हम कैसे अपने देश में आगे चीजों को ला रहे हैं, तो ये कम से कम पार्लियामेंट स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, विपक्ष को बताया जा सकता है, ऑल पार्टी मीटिंग तो कम से कम बुलाई जा सकती है कि आज दुनिया में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, भारत का उसमें विशेष योगदान है, विशेष महत्व है। तो हमें किस ओर रहना है, क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, इस पे कम से कम एक विचार विमर्श करना चाहिए। इसीलिए सोनिया गांधी ने ये सवाल पूछे हैं, क्योंकि भारत का ईरान के साथ कोई आज का रिश्ता नहीं है। अगर आप उनका आर्टिकल पढ़ेंगे तो उन्होंने वाजपेयी जी के कार्यकाल की कई सारी चीजों का जिक्र किया है। और वाजपेयी जी जब तेहरान गए थे, वाजपेयी जी के ईरान के जो संबंध उस टाइम थे भारत के, उनका जिक्र उन्होंने किया और उन पर सवाल पूछा है कि क्या वो जो समझौते हुए थे और जिस तरह की चीजें हमारे साथ है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि भारत इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि भारत का जो तेल आता है, 50 से 60% तेल जल डमरू मध्य के बीच से ही होके आता है, और वो रोक दिया है ईरान ने। अगर ईरान ने रोक दिया है तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे भारत पे पड़ेगा। तो भारत की उसके बाद भारत की क्या तैयारी है? आज हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कहाँ हैं? वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या? वो कोई देश को संबोधन करके बताएंगे क्या? बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं में से चिंतित होकर मुझे लगता है कि विपक्षी दल की सांसद होने के नाते सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है और उन्होंने सवाल सरकार से पूछे हैं। देखिए, जो विपक्ष में लोग हैं उनका काम है सरकार से सवाल पूछना और अपने तथ्यों को आगे रखना। मुझे लगता है उसी के तहत सोनिया गांधी ने वो आर्टिकल में कुछ सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देंगे। वो भी हो सकता है लिख के दें, ट्विटर पर दें। उन्होंने अपने तरीके से सवाल किया है, ये अपने तरीके से जवाब देंगे, तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए।
लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, मतलब विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर चलिए प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, देश में जो कुछ होता है उस पर भी प्रतिक्रिया नहीं देते, और नीचे से ऊपर तक जो पूरी हायरार्की होती है उसमें हम ये चीज देखते हैं। अब मोदी जी चुप हो जाएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, फिर योगी जी भी अपनी तरीके से जो है चीजों को हैंडल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं शंकराचार्य का जो पूरा विवाद हुआ उसमें जो आरोप लगाने वाला वो हिस्ट्री शीटर है, और उसको लेकर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कानून कहां चला गया, वो पुलिस कहां चली गई, प्रशासन की शक्ति कहां चली गई, मतलब सब अपना अपने हिसाब से चल रहा है। तो सब असल में राम भरोसे ही है क्या सर हिंदुस्तान में? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, मैंने पहले ही कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें बहुत ज्यादा जवाबदेही किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती है, और अगर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं तो ये उसकी चिंता नहीं करते, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई कुछ नहीं बोलते हैं। ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा है। अगर हम इनसे पहली सरकार में जाते हैं तो तत्काल जब जनता सवाल उठाती थी, कोई आवाज उठती थी, विपक्ष की आवाज आती थी, तो सरकार उस पर एक्शन लेती थी। यही भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, तमाम इनके उदाहरण हैं। आप चाहे पेट्रोल के रेट को ही ले लीजिए, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था तो ये घड़े फोड़ते थे, महंगाई आती थी तो प्याज की मालाएं पहन के धरना प्रदर्शन करते थे। ये चूड़ियां, इनके सांसद चूड़ियां भेज देते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि महंगाई हो गई है, चूड़ियां पहन लीजिए। यही प्रधानमंत्री जी डॉलर पे रोज चिढ़ाते थे उनको, डॉलर गिरता है, एक देश की इज्जत गिरती है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, ना जाने क्या क्या करते थे। और जितनी चीजें होती थी, अगर कोई जिम्मेदार मंत्री होता था उसको इस्तीफा भी देना पड़ता था, इतना दबाव विपक्ष बनाता था, हमने देखा है। और विपक्ष में यही लोग थे। आज तस्वीर पलट गई है कि विपक्ष कुछ भी करे, कुछ भी कहे। आप सोचिए, हैरानी की बात है कि एक हफ्ता पार्लियामेंट ही नहीं गए, क्योंकि आपको वहां विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ा आपने देखा कि उत्तराखंड में एक डमी मुख्यमंत्री है जो अपना खुद का विधानसभा तक का चुनाव हार गए, इतने काबिल मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप पूरा प्रदेश लगा रहा है। सड़कों पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, मार्च हो रहे हैं, और इनकी कान पे जू नहीं रेंगता, कोई इस्तीफा, कोई कुछ नहीं होता, किसी को नहीं हटाया जाता। तो इसलिए ये तो राम राज्य चल ही रहा है, इसी को राम राज्य शायद कह रहे हैं लोग, और यही राम राज्य चल रहा है। अब आपने यूपी में जिक्र किया है कि आप देखिए, जो हिस्ट्री सीटर है, जो बलात्कार के केस जिसके ऊपर चल रहे हैं, गैंग रेप के केस जिसके ऊपर चल रहे हैं, जो इनामी है, जो 25,000 का इनामी बदमाश है, और वो चोला बदल के एक संत का चोला पहन के और शंकराचार्य के ऊपर प्रहार कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, उनके ऊपर तो आरोप लगा रहा है, इसके ऊपर तो आरोप साबित हो गए, ये तो जेल में जा चुका है। तो आज ये हालात हो गए हैं कि उस पर भी खेमेबाजी हो गई है, और संत समाज के लोग भी उसकी तरफ आ गए हैं। तो ये मुझे लगता है, पाप जिस प्रकार से कहते थे कि पाप का घड़ा अब भर चुका है और इंसानियत कहीं बची नहीं है। और मुझे तो वो, जब हम रामलीला देखते थे कॉलेज के टाइम पे, और रामलीला में एक चौपाई आती थी और उस चौपाई में बड़ा ध्यान से लोग सुनते थे कि एक ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो कौवा तो आजकल मोती खा रहा है, और हंस जो है इंतजार कर रहा है कोई दाना दुनका मिल जाए, भैया पेट भरे, और कोने में बैठा हुआ अपना समय काट रहा है। तो क्या ये परिस्थितियां आ गई हैं? आप हिंदुत्ववादी सरकार बताते हैं, नैतिकतावादी पार्टी की सरकार बताते हैं, और क्या शंकराचार्य, देखिए मैं शंकराचार्य का कोई सपोर्टर, फॉलोअर या उस तरह का नहीं हूं, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति के नाते, साधारण पत्रकार के नाते देखूं कौन सी एक ऐसी मांग है जिससे पेट में दर्द सरकार के हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, जो शंकराचार्य कर रहे हैं वो तो आप ही की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही ने कहा था गो हत्या नहीं होनी चाहिए, आप ही ने कहा था कत्ल खाने बंद होने चाहिए, आप ही ने कहा था कि राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे हम गाय को, आप ही के नेता कहते फिरते थे। तो आज कौन सी उन्होंने अनोखी मांग कर दी? तो इसलिए अगर वो अनोखी मांग कर रहे हैं तो क्या उनको आप प्रताड़ित, इस स्तर पर जाके प्रताड़ित करने का काम करेंगे? और इस जैसे अपराधी को संरक्षण कहां से मिल रहा है? कौन है इसके पीछे? तो ये दुर्भाग्य है, मुझे लगता है समय का चक्र है, जो समय का चक्र इस तरह से चल रहा है कि चीजें दूषित हो गई, हवा भी दूषित है, खाना भी दूषित है,
पानी भी दूषित है, इसलिए दूषित लोग बढ़ रहे हैं। जो दूषित भावना वाले लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है तेजी से, और जो मानवता नैतिकता वाली व्यक्ति है उनकी अशुद्धि होती जा रही है, वो चुप बैठे जा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपने आप को साबित करना पड़ रहा है उनको। अब इससे बड़ा क्या होगा कि शंकराचार्य को साबित करना है कि वो शंकराचार्य है। भले ही वो आज तक जाते रहे, कुंभ में, बनारस में, सब जगह जाते रहे हो, सरकार उनको शंकराचार्य मानते रहो, अब उनको साबित, हर एक को साबित करना है यहाँ। अब कल को हमें भी साबित करना पड़ जाएगा कि हम पत्रकार हैं, हालांकि हम कोई बहुत बड़े पत्रकार अपने आप को मानते नहीं है, छोटे मोटे हैं, लेकिन हो सकता है कल को साबित करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ तो हर एक को साबित करना है कि आप क्या है और ये क्या है। इनको कुछ किसी को साबित नहीं करना है, इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना एजुकेशन की डिग्री है, इनके पास किसी चीज की डिग्रियां भी नहीं है, पदों पर भी बैठे हैं, और साबित इनको नहीं करना, साबित हमें करना है जी। अच्छा, चेहरे पर चेहरा लगा देने वाली बातें जो है वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है कि ये गौमांस लेकर जा रहा है तो बड़ा हंगामा होता है, कहते हैं बहुत सही किया, गाय को नहीं काटना चाहिए, है ना। और जब शंकराचार्य कह देंगे कि भाई गाय काटी जा रही है या फिर गौ को जो है माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो फिर आप चुप हो जाते हैं, आप वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन कंपनियों से आप चंदा ले रहे हैं। यही चीज जब बड़े स्तर पर देखते हैं, अखलाक वाले मामले पे भी देख लीजिए, यही जब बड़े स्तर पर देखते हैं तो कोई देश अगर कहीं पर अन्याय कर रहा है या फिर वो चीजें नहीं करनी चाहिए, युद्ध की परिस्थितियों में भी थोड़ी तो सीमाएं होनी चाहिए ना, लेकिन उन सीमाओं को भी अगर लांघा जा रहा है या जबरदस्ती कहीं पर की जा रही है, तो या फिर जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में कम से कम एक संदेश दे देना या फिर जो गलत हो रहा है उसको गलत कह देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, तो नीचे से लेकर ऊपर तक हैराकी वहीं चल रही है और पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है क्या? हिमांशु जी, अगर आप देखें, मैं तो उस कम्युनिटी से आता हूं जो हनुमान भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि दूसरे के फटी में टांग अड़ाने वाले लोग हैं। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ कोई परेशानी हो रही हो, किसी को कोई सता रहा हो, तो हम लोग आगे बढ़ के उसका साथ देते हैं, चाहे भारत हो, चाहे भारत के बाहर हो, और चाहे यहाँ किसी भी प्रदेश में आप देखेंगे। भारत में इसीलिए भारत को एक विशेष महत्व दुनिया में मिलता है संस्कृति के नाते। हमारी संस्कृति ये है कि हम नहीं देख सकते हमारे सामने आप किसी निरीह को, गरीब को और किसी भूखे व्यक्ति को सताएंगे, हम लोग तो उसकी मदद करते हैं, हम लोग तो उसकी सहायता करते हैं, और हम लोग तो उसके साथ खड़े होते हैं जो निरीह है, कमजोर है। ये संस्कृति हमारी है। आज ये संस्कृति धीरे धीरे हटती जा रही है। आज इस संस्कृति को मिटाने का काम किया जा रहा है। आज इस संस्कृति के अगेंस्ट जितना काम हो वो किया जा रहा है और हमें पता ही नहीं चलता। आप सिर्फ इसलिए चुप हैं कि आपको राजनीति करनी है, आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव के लिए चंदा चाहिए आपको, और चंदा वही आपको दे पाएंगे जो गलत काम करेंगे, और गलत काम में ही तो कत्ल खाने चलते हैं, गलत काम में ही तो गाय का मांस एक्सपोर्ट होता है। आप मुझे बताइए, क्या आपने आज तक कितने छापे मारे जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ये गौ मांस ले जा रहे थे, गो हत्या कर रहे थे, या हमने इतनी गाय पकड़ी हैं? या आप सफलता बता दीजिए कि पिछले 10 साल में आपने कितनी गौशालाएं, कितनी कोई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें गौ माता की रक्षा होगी। आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। आप खाली हवा हवाई बातें कर रहे हैं और हवा हवाई जुमलेबाजी करके आप यहाँ तक पहुंच गए। मैंने पहले भी हिमांशु जी आपके चैनल पे कहा था कि वास्तव में अगर आप गौ माता का भला करना चाहते हैं तो आपको गौ माता का परिवार बनाना पड़ेगा। अकेली गौ माता कहाँ से आएगी? वो क्या जादू की छड़ी है क्या, उससे पैदा कर लेंगे आप गाय का? गाय का पूरा चक्र है, गाय का एक पूरा सिस्टम है, और वो किसान कर पाएगा। किसान खुद तरसता है आपकी सरकार में। किसान से आप सिर्फ जमीन लूटने के लिए, उसकी फसल लूटने के लिए काम कर रहे हैं। किसान को बढ़ा कहाँ रहे हैं? अगर आप किसान को वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं तो दूध की डिमांड बढ़ाइए, प्योर दूध लीजिए, गाय के दूध के रेट बढ़ाइए, गाय की बात कीजिए, बछड़ा पालन की बात करिए, बैल पालन की बात करिए, ऑर्गेनिक खेती की बात करिए, उस खेती की बात करिए कि जिसमें बैल भी चाहिए, बैलों से खेती होगी।
गोबर, उसका जो गोबर की आप बात करते हैं, वो गोबर उस खेत में जाएगा। केमिकल को बंद करिए। आप तो सब्सिडी दे रहे हैं खाद पे सब्सिडी क्यों दे रहे हैं आप खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं और किसान की जो फसल है उसके दाम दे नहीं रहे हैं आप। किसान की फसल जो है औने पौने दामों में बिक रही है। यही गेहूं किसान का 2000 रुपए क्विंटल बिकता नहीं है और यही बाजार में लेने जाएंगे आटा, वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, अभी आलू का सीजन चल रहा है और आप अगर इस बेल्ट में चले जाएंगे, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद की बेल्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे बहुतायत में आलू होता है। पूछ लीजिए किसी किसान को फोन करके, 2-5 रुपए किलो में लेने को कोई तैयार नहीं है। अब वो जब आप दिल्ली में खरीदने जाएंगे गेहूं या किसी शहर में आलू खरीदने जाएंगे तो वहां आलू के रेट आपको आसमान पर महंगाई दिखाई देगी। और वही कंपनियां उन आलू को खरीद के और उनके चिप्स बना के उनको प्रोसेस करके या गोदाम में रख के जब महंगाई हो जाएगी बाहर निकाल के बेच देंगे और वो जनता खरीदेगी। तो ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार को कुछ करना है नहीं, सरकार को सिर्फ सियासत करनी है, राजनीति करनी है। राजनीति करिए, सियासत करिए, लेकिन धरातल पे भी कुछ करिए, ऐसी आशा लोग सरकारों से करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।